हेलो एवरीवन। बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है उन सभी के लिए जो एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए 39481 वैकेंसीज जो कि आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आनी बहुत बड़ी बात होती है, वो आ गई है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड रिक्वेस्ट प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के पास है 4 महीने, इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करिए। बिल्कुल भी अब इधर उधर टाइम मत वेस्ट करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप उसी फ्लो में उसी स्टेप वाइज तैयारी करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ इसके नोटिफिकेशन के। आप लोगों को हालांकि पता लग गया होगा। इसकी जो एप्लीकेशन डेट्स है वो 5 सितंबर से ओपन हो चुकी है, 14 अक्टूबर तक चलेगी। अगर कोई गलती हो गया फोटो को लेकर के, जो कि इस तरह से डालनी है आपको, सिग्नेचर को लेकर जो इस तरह से आपको डालनी है, पहले तो आप ध्यान से फॉर्म भरिएगा। लेकिन कुछ भी अगर सब करने पे भी गलत हो जाता तो करेक्शन विंडो आपका खुलेगा 5 नवंबर से और 7 नवंबर तक आप इसको ठीक कर सकते हो। ईमेल्स वगैरह पर आपको पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ है, तो अपना ईमेल वगैरह चेक करना इस दौरान, ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम मंथ्स क्या है, तो जनवरी फरवरी 2025 में इसके एग्जाम होंगे, इसीलिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें 25 ईयर लिखा हुआ है। अब है कि जीडी का एग्जाम होता किस लिए है, ये एग्जाम क्रैक करेंगे तो हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखिए, जो जीडी होता है ना, इसका मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। यानी कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, आप इन सब का जो फुल फॉर्म है वो गूगल करके देख सकते हो। ये सारे ही मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसमें कि आपको जनरल ड्यूटी करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, मतलब किसके बाद क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले एक होता है इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि होता है एमसीक्यू। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है स्टेप 2। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन 5 प्रोसेसेस में आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो सीबीटी होता है उसके ये डेट्स हैं, और ये जो होता है ना पीएसटी से लेकर के डीवी तक, ये लगभग अब एक ही बार में कंप्लीट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि 2 बार आपके मेरिट निकलते हैं, एक बार तो सीबीटी के टाइम पे और एक बार जो फाइनल डीवी के बाद में निकलता है। तो आपका प्रोसेस काफी स्मूथ हो गया है इस वजह से, और थोड़ा जल्दी भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप 10th पास है और आपका 10th का रिजल्ट 1 जनवरी 2025 तक निकल जाता है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। कहाँ से ये डिग्री होनी चाहिए, तो कोई भी रेप्यूटेड और वैलिड, अगर आपका बोर्ड है किसी भी स्टेट का या सेंट्रल बोर्ड, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर वैलिड होगा। पे स्केल क्या होगी भाई, ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इसमें पे लेवल 1 होता है, यानी कि 18,000 से लेकर के 56,900 ये बेसिक सैलरी होती है अगर आपका सिपॉय इन एनसीबी लगता है तो। इस पोस्ट को छोड़ करके जितने सारे पोस्ट है, इसमें कौन कौन से पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उन सबका होता है पे लेवल 3, जिसकी बेसिक सैलरी ये होती है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को वैकेंसी से दिख रहा है कि मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग होती है, तो उसी तरह से मेल और फीमेल में बहुत सी चीजें अलग अलग होती है। हम आगे देखेंगे जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी का या पे स्केल का और एज जो है, अगर आप 18 साल से लेकर 23 साल तक है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। कब ये डेट मानी जाएगी, 1/1/2025 तक आप 18 साल के होने चाहिए। यानी कि आप अगर इस शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक का, अगर इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और ये जो है वो यूआर्स के लिए है, ओबीसी में 3 साल का और SC/ST में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन फीमेल्स के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एनसीसी कैंडिडेट्स को इंसेंटिव्स मिलता है। इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं C, B और A। जो C वाले होते हैं उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स का एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो पूरा एग्जाम जितने नंबर का होता है वो होता है 160, क्या क्या मिलाकर होता है वो हम आगे देखेंगे। तो 160 नंबर, यानी कि उसका 5% की 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा वैसे ही मिल जाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ये कैटेगरी है तो, ठीक है। वैसे ही बी वालों को 3% एक्स्ट्रा मिलता है और ए वालों को 2% एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये कब मिलता है, कि पूरा नॉर्मलाइजेशन के बाद। मान लीजिए 160 में से आपको 120 नंबर मिले, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन होकर के आपके 140 नंबर हो गए,
गए तो उसके बाद अगर आपके पास सी वाली सर्टिफिकेट तो 140 में आपका 8 जोड़ा जाएगा, ना कि 120 में, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि 160 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रहे होते, नंबर उससे भी ज़्यादा, कट ऑफ तो नहीं मतलब नंबर उससे भी ज़्यादा आ रहे होते लोगों के, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होने वाला है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ये आपका ऑप्शनल होता है, ये आपको फॉर्म भरते टाइम पर फिल करना पड़ता है कि क्या आपको कौन से एग्जाम देना है। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, वो भी आपको फॉर्म फिल करते हुए अभी ही देनी है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस तरह से भर सकते हैं, काफी वेटरन टीचर्स हैं जीडी के रिगार्डिंग, तो उनके वीडियोज और बाकी जगहों से पता करके मैंने निकाला है कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड पोस्ट प्रेफरेंस होता है एस्पिरेंट्स के बीच। बाकी आप अपनी मर्जी से भी भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए रीजनिंग जो है उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, वैसे सारे ही सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। और हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट टोटल कितने नंबर का हो गया, 40 40 40 40, यानी कि सारे ही सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। आप ये नहीं कह सकते इसको हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, इसको हम कम पढ़ लेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें जैसे मैथ्स है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा देना ही पड़ता है आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग और मैथ्स को सेम टाइम दोगे, तो उस हिसाब से तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और टोटल एग्जाम के लिए टाइम कितना मिलता है आपको, 1 घंटा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 160। और नेगेटिव मार्किंग कितने का होता है, 1/4, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, अगर एक सही करोगे तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि भाई सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो जो जीडी जो है ना, उसमें बहुत से लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में ना जो एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स भी बैठते हैं, सीजीएल के भी कुछ एस्पिरेंट्स बैठते हैं, इसीलिए इसका कॉम्पिटिशन हाई रहता है। और क्वेश्चन 10th लेवल के होते हैं, ईजी होते हैं, तो आराम से अगर थोड़ी बहुत भी कोई अच्छे से तैयारी करेगा ना तो इसको निकाल ले जाएगा, इसलिए कट ऑफ्स हाई रहते हैं इसके, ठीक है। तो मॉक में अगर आप बोलोगे कि हमें कितना का टारगेट लेके रखना चाहिए, देखिए टारगेट तो आपका 100% होना चाहिए, लेकिन अगर 148 से 150 से ज़्यादा आपके आ रहे हो तो आप सोचो कि आप अच्छे रेस में आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो पीएसटी है और पीएससी है, इस का आप स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग देख पा रहे होगे। और इसके बाद जो मेडिकल और डीवी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगी, क्योंकि वो सब कुछ बताऊंगी तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं स्ट्रैटेजी कब बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पर। देखिए एग्जाम के लिए आप लोगों के पास है 4 महीने, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब रोड मैप क्या है, कि आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर्स लोगों के लिए बताऊंगी कि अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो आप कैसे शुरू कर सकते हो। हालांकि जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, बहुतों ने कर दी होगी, या जो एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं और जीडी उसके बाद दे रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको सिलेबस पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बुक फिक्स कर ली, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके अपने बुक्स होंगे तो उनको चेंज मत करिएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ से तैयारी करनी है। उसके बाद आप लोगों को कर लेना है अपना मॉक टेस्ट फिक्स। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी एमटीएस या सीएचएसएल की और भी एग्जाम्स की जो जीडी देने वाले हैं उनके लिए, और जो अभी तैयारी करने वाले उन सब के लिए मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक जो है ना वो आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होता है, सस्ता है, और इसमें ना आपको सेक्शनल मॉक बोलो या फिर प्रीवियस ईयर मॉक बोलो या न्यू मॉक बोलो, सब कुछ अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं, और एक ही बार पास लेने से सारे ही एग्जाम के पासेस आपके ओपन हो जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक इज़ कम्प्लीटली रेफर्ड, इसमें हमेशा सेल ही चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। आप जाके इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं वो जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए। अदरवाइज मैं आप लोगों को इसमें टीचर्स भी बताने वाली हूँ। पेड कोर्सेज का भी मैं बताऊंगी, जो कि बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है, मैंने खुद सर्च किया है, और बेस्ट पेड कोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जीडी के लिए, स्पेशली जीडी के लिए, ठीक है। और अभी ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो फिक्स करनी ही करनी है, एक दिन में फिक्स करनी है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, और जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से जाओगे तो आपको खुद से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद टाइमलाइन अपना फिक्स कर लो, मतलब ये सिलेबस है, इतने चैप्टर्स हैं, इतना टाइम है, इसमें मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। ये आप एक चार्ट बना दो ताकि आप
विदाउट एनी डायरेक्शन में बस पढ़ते ना जा रहे हो, आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। वो टारगेट भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए किस तरह से हम आगे जाना है। सबसे पहली बात देखिए 4-5 चीजें आपको करनी है। कितनी चीजें? 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने और आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सबसे पहला क्या है कि आपको कंप्लीट करना है ईच चैप्टर फ्रॉम वीडियोस। उसके बाद कहाँ से प्रैक्टिस करना है? बुक से। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट्टे की तरह, रट्टू तोता की तरह याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए आपके PYQs, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल मॉक्स देने हैं, इससे आपका वो सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फुल मॉक देना है, कैसे देना है वो सब मैं आगे बता रही हूँ। तो ये आपका रोड मैप था कि करना क्या है आपको इन 4 महीनों में, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज चीजों की बात करें तो देखिए ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया, इसको आप हर एक सब्जेक्ट के लिए याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर मैथ्स की, तो इसमें लगभग 19 चैप्टर से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो 19 चैप्टर से तो हम पहले इसका टाइमलाइन फिक्स करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो आप ना याद रखो कि 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना और 1 महीने में आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 6 चैप्टर्स पर मंथ के हिसाब से करोगे तो जाकर के होगा। और ये अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं है, क्योंकि जीडी में बहुत ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं और इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 चैप्टर्स आपको 1 वीक में करना पड़ेगा, जो कि अचीवेबल है। लेकिन हाँ, अब से आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो, ठीक है। अब एक चीज कि अरिथमेटिक इसमें जो है ना, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है एडवांस से, तो एडवांस में बहुत ज्यादा लग मत जाना। मैंने आपको ऑलरेडी जो चैप्टर्स बताए उसमें आप चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या, हमेशा ही मैथ्स को सीरीज में चैप्टर को करना, ये आपके लिए इजी रहेगा, वरना आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि जिस सीरीज में आपको यहाँ पर दिया गया है उसी सीरीज में आपको आगे बढ़ते जाना है, अपनी मर्जी से आगे पीछे मत करना। इसके बाद देखिए जो लोग CGL CHSL MTS की तैयारी करें उनके लिए तो इजी ही होगा पूरा। अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। और जो नोट्स और बुक्स किए हुए हैं उसको बस रिवाइज करते रहिए। और इस मैथ्स का लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, तो 10th लेवल का होता है, ईजी होता है, कैलकुलेशन भी लगभग ईजी ही होते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता हो और आपकी एक्यूरेसी सही रहे। ऐसा हुआ कि भाई क्वेश्चन बना तो लिया लेकिन सब गलत सलत कर दे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। अब देखिए बुक कौन सा पढ़ें, तो आप लोग किरण जीडी की बुक बिल्कुल पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ोगे मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद देखो अगर टीचर्स की बात करें तो अगर फ्री में अगर मैं बात करूं तो किसी को भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आप लोगों को फ्री में बिल्कुल बहुत सारे चैप्टर्स कराए हो, जैसे कि आदित्य रंजन सर है, राकेश यादव सर है, अमित सर हैं, अलग अलग चैप्टर्स के लिए। मान लीजिए कि अगर आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, आपने आदित्य रंजन सर से पढ़ा, अब आपको मिक्सचर चैप्टर पढ़ना है जो कि आदित्य रंजन सर ने नहीं कराया है, तो आप उसको किसी और सर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन तो नहीं आते और बेसिक लगभग सारे टीचर सेम टाइप का ही करवाते हैं। तो आप उस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर का भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज के लिए जाओगे तो रोजगार विद अमित करके एक यूट्यूब चैनल है, इसमें इन्होंने अवसर 2.0 ये एक पेड कोर्स निकाला है, जो कि क्लेम करता है कि उन्होंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पहले भी जीडी में सिलेक्शन दिलाया है और काफी अच्छे इनके सब्सक्राइबर बेस भी है। तो आप ये पेड कोर्स ले सकते हो, ये स्पेसिफिकली ना जीडी के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बात कर रही हूँ। हो सकता है कि शायद मैंने पिछले साल की जीडी में भी यही वाला रिकमेंड किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ्स में ना हमेशा चैप्टर वाइज जाइए, मतलब ऐसा मत करिए कि हम पहले अरिथमेटिक करते हैं, एक चैप्टर उठाया फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर उठा लिया, ऐसे नहीं करना। आपको पकड़ना है एक चैप्टर, पहले उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाना है। आधा आधा करके मत बढ़िएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ्स में आपको ध्यान किन बातों का रखना है। देखिए सबसे पहली बात तो आप जो भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उसका आपको बेस्ट अप्रोच पता होना चाहिए जो कि मार्केट में चल रहा हो। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन को आप 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगा करके उस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, वो एग्जाम में नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स आने चाहिए, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया। बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल्स देख करके आप बता सकते हो, ठीक है, रेशियो देख करके आप बता सकते हो। तो ये जो चीजें हैं वो आपको टीचर्स जब बताएंगे तो उनको आपको ध्यान से देखना है, ओके। और कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखना है। वैसे तो जीडी में बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं आते, लेकिन आपको बेसिक कैसे कैलकुलेशन स्पीड होती है वो पता होना चाहिए। भले हाई फाई बहुत लेवल कैलकुलेशन ना आए
तो चलेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन एक एवरेज लेवल, अच्छे लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैसे आप इस कैलकुलेशन को अच्छा करोगे, तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत तरह के कैलकुलेशन ट्रिक्स बताए और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आप एसएससी में यूज कर सकते हो वो सारे बताए हुए, तो आप वहां से जाकर चेक कर लेना। इसके बाद देखिए हम कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, जो कि मैंने बताया इस सीरीज में आपको करना है, तो चैप्टर उठाओगे तो सबसे पहले उसकी देख लीजिए वीडियो, किसी भी टीचर का, जैसे मैंने बताया आप देख सकते हो 2 से 3 घंटे का ही वो वीडियो होनी चाहिए। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों कवर होने चाहिए, क्योंकि जीडी के लिए आपको 5-7 हज़ार क्वेश्चन करने की एक चैप्टर में जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसमें करोगे 150-200 क्वेश्चन ही करोगे तो वो आपका एनफ होगा, इंक्लूडिंग कंसेप्ट वगैरह सब कुछ। तो एक दिन में तो आप वीडियो से चैप्टर कर जाओगे। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना। अब बोलोगे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नोट्स नहीं बना सकते, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जब आप ये सारा कंप्लीट करके एग्जाम के पहले एक हफ्ते तक पहुंचोगे तो आप क्या रिवाइज करोगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा रिवाइज करने के लिए, सब खा जाओगे। इसलिए नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस नोट्स में एटलीस्ट आपको फॉर्मूला उस चैप्टर में जितने सारे हैं वो लिखने हैं, कंसेप्ट जितने सारे हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस बनता है, अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर में हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आता को पता हो कि इस टाइप का तो मैंने बनाया है, टाइप वाइज चलो, ठीक है। उसके बाद जो टीचर्स उस चैप्टर में कोई भी ट्रिक बता रहा है वो सारे उस नोट्स में आपके होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिख लेना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। भले ही आप क्वेश्चंस मत लिखो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये सब आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन सीधा कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, बुक से, जो कि मैंने बताया किरण पब्लिकेशन की बुक। तो उसमें हर एक चैप्टर में ना आपको 150 से 200 क्वेश्चंस जीडी के लिए देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगी और इससे कम ही मिलेगी बल्कि। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनका तो शायद एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ये जब बुक कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप आ जाना टेक्स्ट बुक में, इसमें 3-4 सेक्शनल मॉक आपको जरूर एक चैप्टर के देखने के लिए मिलेगी, तो वो आपको लगा लेना है एक दिन में। यानी कि टोटल ना आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें कि आपका रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करोगे कि आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर करके कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिवीजन, क्योंकि ये सारा करके अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आप ना रिवीजन को बिल्कुल साथ साथ में लेके चलना, ये नहीं कि हम पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने आज नंबर सिस्टम किया, 3 दिन में कंप्लीट किया, फिर परसेंटेज किया 3 दिन में, फिर मिक्सचर किया। तो देखिए जब आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया और परसेंटेज करने के लिए गए, उसके बाद जब मिक्सचर करने जाओगे तो नंबर सिस्टम वापस रिवाइज करना, फिर जब एसआई करने जाओगे तो मिक्सचर परसेंटेज रिवाइज करना। क्या रिवाइज करना, नोट्स, बुक में जो भी आपने टिक मार्क करके क्वेश्चंस रखे होंगे जो आपको टफ लगे होंगे वो सारे, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो उस चैप्टर के हैं बुक से वो सारे, सेक्शनल मॉक जो आपने लगाया था उसमें से जो आपने स्टार मार्क करके रखा था, एक ओवरव्यू देख लेना ताकि आपका एक अच्छे से रिवाइंड हो जाए सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हर एक चैप्टर जो है ना वो आपकी एटलीस्ट 2-2 बार रिवाइज होनी चाहिए, अदरवाइज सारा सिलेबस करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आपकी स्पीड ही नहीं चलेगी, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उसी स्टेप में जाओ, जैसे कि मैं कह रही हूँ, आपके लिए और इजी और टाइम सेविंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जीके जीएस की तरफ कि ये हम कैसे करें। तो देखिए सिलेबस इसका क्या है, तो पहली बात 22 सब्जेक्ट्स या टॉपिक है, ये टोटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें जो है ना जो सब्जेक्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं और स्टैटिक जीके का जितना टॉपिक है और करंट अफेयर्स का जितना टॉपिक है वो लगभग सेम है, कोई भी बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं बोल सकते, यानी कि तीनों पर ही आपको अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। तो तीनों को आपको साथ साथ में करना, ये नहीं कि हम पहले पूरा सब्जेक्ट वाला कंप्लीट कर लेंगे। सब्जेक्ट वाला का मतलब जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक जीके करेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स करेंगे, ऐसा नहीं करना। तीनों का कुछ कुछ पोर्शन सब साथ में लेकर के आपको चलना है। अब देखिए करंट अफेयर्स कैसे करना है, देखिए सबसे पहली बात उसको लास्ट 6 महीने का करना है। कहाँ से करना है, तो ये जो आप पेड कोर्स अगर लेंगे तो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, वरना मैंने देखा है इनके चैनल पे फ्री पे भी करवाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम या अड्डा 247, इन तीनों ही चैनल्स में से कहीं पे भी जाकर के आप 6 महीने का करंट अफेयर्स देख सकते हो। इसके बाद अड्डा 247 एक ऐप आता है जिसमें कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से दिया रहता है रिटन में और क्विजेस फॉर्म में भी, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद रिवाइज कहाँ से करोगे, तो जो भी टीचर का आप करोगे ना करंट अफेयर्स वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप सीधे 6 महीने का करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठाओ, वहां से सारे क्वेश्चंस रट लो और वो आपके लिए एनफ हो जाएगा। इसमें आपको कितना देना है, डेली 40 से 45 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना कि जो भी आप
PDF वगैरह से करोगे या मॉक वगैरह से आपको जो करंट अफेयर्स मिलेंगे उसका ना आप चारों ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली टेक्स्ट बुक के ऑप्शन से तो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लगता है कि भाई टेक्स्ट बुक से ही तो वो नहीं देख देख के बना रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करें, तो सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले देख लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसमें क्या करना है ना, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी हमें पूरी पॉलिटी एक बार में पढ़नी, ये नहीं कि हम पहले पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, फिर लोकसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ना टॉपिक वाइज, वरना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो कैसे पढ़ना मैं बता रही हूँ, उससे पहले सब देख लीजिए किस बुक से पढ़ना है। तो आपको किरण GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको कैसे पढ़ना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स है वो आप कैसे कंप्लीट करोगे ताकि आपका शॉर्टेस्ट वे में कंप्लीट हो। देखिए, सबसे पहले वैसे आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो आप ना ऐसे सर्च करो हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री फॉर SSC GD। तो उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें कि पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है, मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, वो एक ही वीडियो में कराई हुई रहेगी। वो अराउंड 5 से 6 घंटे की होगी। आप 1.5x पे करके देख लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये कि पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपकी कवर हो जाएंगे, और अगर आसपास से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप उसको कर पाओगे। तो इसी तरह से करके आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने। तो एक सब्जेक्ट में लगभग आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा। तो मान लीजिए आपने इसकी वीडियो देख ली, उसके बाद आप बुक से हिस्ट्री को कवर कर लेना। तो देखिए, अभी आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा का पूरा किताब पढ़ने के लिए जाओ, इसीलिए मैं बोलूँगी कि उस वीडियो को ही आप 2-3 बार करके देख लेना। लेकिन अगर जिसने पहले से तैयारी करके रखी है थोड़ी बहुत, तो आप ना जैसे हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, उसके बाद किरण पब्लिकेशन वन लाइनर की ये वाली जो बुक है वहाँ से हिस्ट्री पढ़ लेना। अब क्या है कि हिस्ट्री में आपको यहाँ से सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने वीडियो में पढ़ा है ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो वहीं उन्हीं चीज़ों को इस बुक में हाईलाइट कर लेना और उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चंस करना है ना, तो वो आप GD स्पेसिफिक जो PYQ मैंने बताया वाली बुक, उससे कर लेना, और उसके जो ऑप्शंस जिस तरह से मैंने बताए वैसे कर लेना, आपका बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से करके आपको सारे ही सब्जेक्ट्स रेडी कर लेने हैं। तो आप समझो कि एक हफ्ते में भी अगर 2 सब्जेक्ट्स कर लेते हो तो आपका आराम से हो जाएगा, और ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेक्शनल और टॉपिक वाइज मॉक की बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री करके पूरा पढ़ लिया, बुक से भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप जाओ हिस्ट्री के जितने भी सेक्शनल वाइज मॉक है वो सब देख लो। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप GS में नंबर नहीं खोना चाहते तो इस जो आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दोगे ना, उसके जो राइट ऑप्शन है वो तो है, लेकिन बाकी जो चारों ऑप्शंस है उसका सॉल्यूशन में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसके इर्द गिर्द से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। अब आती है बात वापस रिविजन की। तो GS में तो भाई रिविजन ही सब कुछ, रिवाइज नहीं करोगे तो आप खा पी के बैठ जाओगे। इसीलिए ना, जैसे मान लीजिए आज आपने हिस्ट्री का थोड़ी वीडियो देखी, तो आज जो भी पढ़ रहे हो ना, आज के आज रिवाइज किया, कल जब पढ़ने जाओगे तो पीछे वाला को अच्छे से एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि एक एक लाइन पढ़ना। रिवाइज करने का मतलब है कि हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रिपीट करें। और डेली करोगे ना तो वो अपने आप कंज्यूम होने लग जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो एक ओवरव्यू के साथ पूरा रिविजन करना। वीकली एक बार रिवाइज करना कि पूरे वीक में क्या पढ़ा है। बिना रिविजन के आगे मत बढ़ना, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिक जीके। इसमें तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कुछ भी आ जाता है, ये वो कुछ भी इसलिए लगता है क्योंकि आप उस तरह से तैयारी नहीं करते, वरना ऐसा नहीं लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो इसका है ना, सबसे पहले देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करने हैं। अगर नहीं पता तो इस वाली वीडियो में देख लेते हो, और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको रेडी करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन से हो जाते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। जैसे कि मान लीजिए बुक्स आने वाले हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट बंदा चल रहा है ना, उसके जो बुक्स होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए स्टेट्स के बारे में पूछा जाना, तो करंट अफेयर्स में जो भी स्टेट चल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भी कंट्री जो करंट अफेयर्स में चल रही है, उसकी करेंसीज, उसकी जो भी और चीज़ें सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो आपको ना स्टैटिक जीके थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कैसे याद करोगे। बहुत लोगों का एकदम याद नहीं होता, तो या तो आप रट्टा मारिए, ठीक है, जिसकी रट्टा मारने की अच्छी शक्ति है। नहीं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, आप सर्च करिए जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स
क्रेजी जीके ट्रिक। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है सब कुछ को ना वो ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा देते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई अपना तरीका है याद करने का तो वहां से भी कर सकते हैं, नो इशू। कैसे भी करके आपको याद करने से मतलब है, ठीक है। अब इसके लिए मैं बता दे रही हूँ, जो पहले हमने किरण जीडी वाली बुक थी ना, उसमें ही आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है, प्लस उस क्वेश्चन के जो बाकी 3 ऑप्शन है वो भी आपको अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे करो। आज मान लीजिए आपने बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट किया और कल आप मान लीजिए नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हो, तो पहले आप जाकर के पहले रिवाइज करो बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद आप नेशनल पार्क पे आना। तो इस तरह से आप 3 महीने में बहुत बार आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 5 इज ऑब्वियसली सेक्शनल मॉक, जैसे कि मैंने सब में बताया है। अब देखिए बात आती है कि हम कैसे कंप्लीट करें रीजनिंग को। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके लिए कभी भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीडी में क्योंकि ये इक्वल वेटेज का है, तो आप किरण की जीडी के लिए जो स्पेसिफिक रीजनिंग की बुक है ये वाली ले सकते हो, या तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर के पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि दूसरा स्टेप है कि आप ना यहाँ से पहले बुक से ही सॉल्व करना शुरू करो। इसके लिए पहले वीडियो मत देखो, बुक से सॉल्व करो। जहाँ आपको लगता है कि मैं टॉपिक में अटक रहा हूँ, जैसे मैं फोल्डिंग पेपर वाले टॉपिक में बार बार अटक रहा हूँ, तो जाओ वीडियो से किसी भी एक टीचर का छोटी सी वीडियो देख लो, कोई 10-12 मिनट की, 15 मिनट की, वो जो ट्रिक बता रहे हैं उसको छोटा सा नोट कर लो, और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपका बन जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स अटक रहे हैं उनको करो, वहाँ से आपका ईजिली हो जाएगा। और बुक से प्रैक्टिस करते रहो, और जो मॉक से प्रैक्टिस करोगे वो करते रहो, ठीक है। इसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करो और मॉक से प्रैक्टिस करो। ये हो गया, मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट करने मैंने बता दिया। हिंदी के लिए देखिए मैं आपको सबको सजेस्ट नहीं कर सकती कि हिंदी का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन आप अगर पेड कोर्स लोगे ना ऑफिसर 0.2, तो इसमें आपको वो हिंदी की भी तैयारी करवाते हैं, और जो इंग्लिश लेंगे उन इंग्लिश की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए रिविजन के बारे में बता दे रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन के बारे में बता रही हूँ। डेली ऑन डेली बेसिस, मतलब आज जो पढ़ा उसको कल रिवाइज करना ही करना है। वीक में जो पढ़ा उसको रिवाइज करना। मंथली आप रिवाइज करना ना करना फर्क नहीं पड़ता, एज पर रिक्वायरमेंट जरूर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आप ना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया, फिर 15 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि यार मैं ना थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, तो जाओ एक बार ओवरव्यू ले लो। जरूरी थोड़े है कि आप फिर से 3-4 दिन दे करके उसको बनाओ, एक दिन में आप उसको वापस से अच्छे से देख लो। तो इस तरह से करके आपको जब भी लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो जा करके रिवाइज कर लेना। और एज पर मॉक वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिविजन करते हुए जाना है, ये बात मेरी मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को मॉक्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले ना ये मैंडेटरी है। कुछ लोगों को लगता है यार जीडी के एग्जाम में हम क्या ही मॉक लगाएंगे, हम बुक से पढ़ते जाकर के सीधा हम फाड़ देंगे। लेकिन देखिए आज के टाइम पे ना क्वेश्चन टफ हो ना हो, कंपटीशन बहुत टफ है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को हल्के में लोगे ना तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। इसीलिए ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि CHSL के बच्चे भी जीडी कुछ देते हैं, तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है। इसलिए आपको पूरी तैयारी रखनी है, ठीक है, अगर आपको नौकरी लेनी है तो। या फिर ये भी मत सोचिएगा कि इतनी वैकेंसी भाई हो तो जाएगा ही, भाई इतने बहुत लाखों लोग भी फॉर्म भरते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। 1 से 1.5 लाख जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो मॉक लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो भी हैं आपके साथ। तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटना है आपको। इसके बाद कब कितना मॉक दें, तो आप 2 दिन में 1 मॉक फुल मॉक दे सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी CGL CHSL या MTS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप हर दिन 1 मॉक दो, ठीक है। इसके बाद किस रीजन में मॉक दें, तो पहले रीजनिंग दो, मैथ्स दो, GS दो, उसके बाद हिंदी दें। कितना टाइम दें, तो रीजनिंग में 15 मिनट दो, मैथ्स में 25 मिनट दो, GS में 10 मिनट दो और हिंदी में 7 मिनट दो, ठीक है। और ये दो मतलब इतना ही दो। अगर जैसे आप 15 मिनट तक पहुँचते हो, रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो तो रीजनिंग छोड़ दो, 25 मिनट तक पहुँचा और मैथ्स कंप्लीट नहीं हो तो छोड़ दो। इससे क्या होगा ना कि आपकी स्किपिंग भी बढ़ेगी। जैसे आपको दिखेगा कि भाई मेरा 15 मिनट होने वाला है और अभी भी कुछ क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए टाइम को फिक्स रखना ज़रूरी है कि भाई इतने टाइम में मैं इतना करूँगा, नहीं बना तो छोड़ दूंगा। और एक्स्ट्रा अगर इतने में आपका कम टाइम लगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप सेकंड गो में दो। रीगो में लिख दिया, आई डोंट नो ऐसा कोई वर्ड होता भी है कि नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 गोस तो देने हैं। जैसे कि मैथ्स में पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक, जो 20 क्वेश्चन तक जाओ, और जो नहीं बन रहा छोड़ते जाओ। फिर जब 20 तक आ जाओ वापस से देखो जो नहीं बना, अब वो बनेगा, ठीक है। तो 2 गो आपको सारे सब्जेक्ट्स में देने हैं। हिंदी और GS में नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में तो देना ही पड़ता है। इसके बाद मॉक में स्किपिंग ज़रूर प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि इसमें फंस जाओगे ना तो सब कुछ आते हुए
हुए भी गुड़ गोबर कर दोगे। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे अच्छे बच्चों को ले डूबता है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। मैं आप लोगों को ना कुछ कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जहाँ पर आपको स्किपिंग करनी ही होती। फॉर एग्जाम्पल एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा आता है, बनाया, नहीं बना, फिर वापस पढ़ा, फिर नहीं बना तो छोड़ दो। हो सकता है वो क्वेश्चन रॉन्ग हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें पढ़े मत रहना। तो 2 बार नहीं बना तो छोड़ देना है। फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एकदम देखते के साथ ही छोड़ दो। एकदम न्यू क्वेश्चन आपको पढ़ के लगा कि भाई मैंने कभी ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनाया, तो छोड़ दो। कैलकुलेशन देख के लगा कि भाई ये तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं अभी, तो छोड़ दो। ये फर्स्ट गो में छोड़ दो, ये नहीं पूरी तरह से छोड़ दो, फर्स्ट गो में छोड़ दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो बनने वाला क्वेश्चन है वो आपका बन जाए, उसके बाद जाकर के आप वापस से आकर के बनाओगे तो देखना इसमें से जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ देना, ठीक है। सेकंड गो में रीअटेम्प्ट करना। तुक्का भी इसको आप मार सकते हो, लेकिन ना कैलकुलेटेड तुक्का मारना। बहुत को ना जीएस में इतना तुक्का मारते हैं कि तुक्का गलत हो जाता है, फिर जो भी पास होने वाले होते हैं फेल हो जाते हैं। तो तुक्का मारना भी जो टीचर्स से आप पढ़ रहे होगे वो आपको सिखाएंगे कैसे तुक्का मारा जाता है, तो उसी तरह से केयरफुली तुक्का मारना, ठीक है। तो ये रहा मॉक का। अब मॉक एनालिसिस के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कम से कम 1 घंटे का जो मॉक है उसके लिए आपको आधे घंटे का तो मॉक एनालिसिस करना ही पड़ेगा। इसमें ना आपको टाइप ऑफ मिस्टेक्स अपनी लिखनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की गलती कर रहे हो अकॉर्डिंगली, ताकि आप सुधार पाओ। वरना मॉक देने का फायदा क्या है कि अगर आप सुधार ही नहीं पाए तो, वरना तो आप जाके सीधा एग्जाम ही दो ना। अगर आपको नंबर ही लाना है तो मॉक में क्यों लाना, जाके एग्जाम ही दो। मॉक दिया इसलिए जाता है क्योंकि मुझे पता लगे कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको कैसे अगली बार ना करूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो गलती ये होती है कि लैक ऑफ रिविजन। आपने क्वेश्चन बनाया, आपको लगा कि यार मेरे को आता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता तो जा करके उस टॉपिक को उसके बाद तुरंत रिवाइज कर लेना। कंसेप्ट लैक, अगर आपको लग रहा है कि इसका ना मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार मॉक में रिपीट हो रहा है या बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे को नहीं पता इसका कंसेप्ट, तो जाओ और पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप वीडियो से जाकर के सीख लो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन, अगर आपको लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन में अटक रहा हूँ, बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रहा हूँ या बार बार कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, तो अलग से 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए ही निकालो और टीचर से सीखो कि वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में तो बताया है ही। उसके बाद सिली मिस्टेक्स, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मेरे को रूट ही नज़र नहीं आया, मेरे को रेशियो ही उल्टा नज़र आया, रेडियस पूछा डायमीटर मार दिया। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो आपको ना बहुत अपने आप को एक तो थप्पड़ लगा लो। उसके बाद जब भी आप मॉक देने के लिए अगली बार बैठो तो दिमाग में रखो कि भाई मेरे सिली मिस्टेक्स इस तरह के क्वेश्चंस में होते हैं, और सिली मिस्टेक जो है ना सेम टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं। तो आप मॉक में बैठने से पहले ही दिमाग में लाओ कि ये क्वेश्चंस जहाँ पे भी आएंगे तो मैं अलर्टली देखूंगा और सिली मिस्टेक नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है स्किपिंग, जैसे कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद लगा कि यार इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देता तो शायद ज़्यादा अच्छा मेरा मॉक होता, तो अगली बार जब मॉक में बैठोगे तो दिमाग में रखो कि हाँ नहीं बनने से मेरे को स्किप करना है। तो जब दिमाग में रख के बैठोगे ना तो ज़रूर कर पाओगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो एलिजिबल नहीं थे स्किप करने के लिए वो आपने स्किप कर लिया, तो थोड़ा सा देखना कि क्या आप बहुत जल्दी डर तो नहीं जाते क्वेश्चन देख के, आपको लगता है छोड़ ही दे भाई। ऐसा भी नहीं करना कि हर एक क्वेश्चन स्किप करते हुए जा रहे हो। तो इस तरह से करके आपको मॉक एनालिसिस करनी है और उस हिसाब से इम्प्रूव करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि भाई बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। शेयर करो उन लोगों के साथ जो जीडी की तैयारी कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए, और कमेंट करिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करिए आई विल क्रैक SSC GD 2025। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।